हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका GDT एजुकेशन में। आज के इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं गद्य खंड चैप्टर 2 यानी हिंदी गद्य खंड चैप्टर 2, जिसका शीर्षक है उसने कहा था। तो उसने कहा था कहानी पढ़ने से पहले इसके जो लेखक हैं, रचनाकार हैं, कहानीकार हैं, उनके विषय में जान लीजिए। इनके रचनाकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में भी जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे भी यानी परिचय से भी कई तरह से प्रश्न आते हैं, कई प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो आपको परिचय जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही जरूरी है जितना कि चैप्टर समझना जरूरी है। ठीक है, तो आइए चंद्रधर शर्मा जी का परिचय जान लीजिए, जिनका जन्म आपको बच्चों 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। निधन जो है 12 सितंबर 1992 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जन्म स्थान जो है इनका जयपुर राजस्थान में है। ठीक है, चंद्रधर शर्मा जी का जन्म स्थान जयपुर राजस्थान है। मूल निवास स्थान यानी इनका मूल निवास स्थान जो है गुलेर नामक ग्राम। ठीक है, गुलेर नामक ग्राम था और जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। शायद यहाँ गुलेर नामक ग्राम के नाम पे ही इनका नाम रखा गया गुलेरी जी। ठीक है, जैसे भीमराव अंबेडकर जी के नाम में अंबेडकर जो जुटा तो वो उनके गांव से जो है रिलेटेड नाम में जो है जुटा हुआ शब्द है, क्योंकि उनके गांव का भी नाम था अंबेडकर नगर। तो इसलिए अंबेडकर जी के नाम में, भीमराव अंबेडकर जी के नाम में अंबेडकर शब्द जुटा। तो उसी प्रकार जो है मुझे लगता है कि यहाँ भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो मूल निवास स्थान गुलेर था, तो गुलेर नामक ग्राम के मतलब नाम पर जो है इन्होंने इसमें अपना टाइटल क्या रख लिया, गुलेरी। तो समझ गए कि इनका जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान, लेकिन मूल निवास स्थान जो है इनका कहाँ था, गुलेर नामक ग्राम में। ठीक है, पिता पंडित शिवराम। शिक्षा बचपन में संस्कृत की शिक्षा। 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालयों से क्रमशः एंट्रेंस, ठीक है, एंट्रेंस तथा मैट्रिक 1901 में। उसके बाद कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट। ठीक, 1903 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने BA किया, याद रखिएगा। ठीक है, विश्वविद्यालय से BA किया, इसको जो है आप लोग बढ़िया से याद रखिएगा। ठीक है, इनकी जो है संस्कृत की शिक्षा बचपन में ही हुई थी। कब? 1899 ईस्वी में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालयों से क्रमशः इन्होंने जो है एंट्रेंस तथा मैट्रिक। ठीक है, उसके बाद 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट किया। उसके बाद 1903 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने BA किया, यानी बैचलर ऑफ आर्ट। ठीक है, किया। उसके बाद देख लीजिए इनकी वृत्ति क्या है। इनकी वृत्ति 1904 ईस्वी में जयपुर दरबार की, ठीक है, 1904 ईस्वी में जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह, कौन थे राजा? जयसिंह। ठीक है, नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज, कौन सा कॉलेज? मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए। कौन आ गए? गुलेरी जी। उसके बाद जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक, 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष रहे। उसके बाद अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनिंद्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर के पद पर जो है सुशोभित थे, यानी प्रोफेसर के पद पे जो है ये रहे थे गुलेरी जी। आगे है संपादन। समालोचक यानी समालोचक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका। रचनाएं इनकी कौन कौन सी है जान लीजिए, क्योंकि रचनाओं से भी कई तरह से प्रश्न कहीं से भी उठा के जो है पूछ दिए जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इनकी कहानियां देख लीजिए कौन कौन सा है। इनकी कहानियों में कौन कौन सी जो है कहानी है। सुखमय जीवन जो कि 1911 ईस्वी में रचा गया था। बुद्ध का कांटा, यहाँ पे बुद्ध का कांटा होगा या बुद्धू का कांटा, यहाँ हो जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ आपको हो जाना चाहिए बच्चों बुद्धू। ठीक है, बुद्धू का कांटा। ठीक, कहानियों में पहली कहानी है सुखमय जीवन, दूसरी है बुद्धू का कांटा जो 1911 ईस्वी में रचा गया था, प्रकाशन हुआ था शायद। ठीक है,
सुखमय जीवन कब? 1911। बुद्धू का कांटा 1911। और उसने कहा था 1915 ईस्वी, जो आगे आप पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे। प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और समसामयिक विषयों पर इन्होंने जो है निबंध लेखन किया। उसके बाद कछुआ धर्म, उसके बाद है मारेसी मोही कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी, देवानाम प्रिय आदि प्रमुख निबंध। ठीक है। उसके बाद है इनके अतिरिक्त अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी। ठीक। वैदिक भाषा में प्राकृतपर्ण आदि टिप्पणियां भी जो है प्रकाशित। उसके बाद है अंग्रेजी में ए पोएम बाय भास। ठीक है। अंग्रेजी में भी रचना है ए पोएम बाय भास। उसके बाद है ए कमेंट्री ऑन वात्स्यायन्स कामसूत्र। याद रखिएगा इसको, ए कमेंट्री ऑन वात्स्यायन्स कामसूत्र। ठीक है। पहली रचना अंग्रेजी में इनकी कौन सी है? ए पोएम बाय भास। ठीक है। और नेक्स्ट है आपको ए कमेंट्री ऑन वात्स्यायन्स कामसूत्र। ठीक। इसको याद रखिएगा बच्चों, कहां से क्या पूछ दिया जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है। द लिटरेरी क्रिटिज्म आदि निबंध जो है गुलेरी जी के द्वारा जो है रचा गया है, लिखा गया है। आगे है देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी इन्होंने लिखी। अब आगे कहता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं शती के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। किस शती के? 20वीं शती के। वे अपने समय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। मतलब ऐसे वैसे लेखक, कवि, रचनाकार नहीं थे, प्रकांड विद्वान थे। उसमें भी किस किस विषयों की? देख लीजिए, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, यानी इन तीनों विषयों में जो है ना, ये गुलेरी जी जो है ना प्रकांड विद्वान थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के प्रकांड विद्वान कौन माने जाते हैं, ये भी आ सकता है। 2-4 कवि, लेखक का नाम आ सकता है, तो याद रखिएगा। आगे है प्राकृत। ठीक है। प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं में भी उनकी गहरी गति थी। पुरातत्व, इतिहास, भाषा शास्त्र, ठीक है, भाषा शास्त्र आदि विषयों का उनका ज्ञान अपने समय में अद्यतन और तलस्पर्शी माना जाता था। साहित्य के अतिरिक्त अपनी अभिरुचि के अन्य विषयों पर उन्होंने जो है हिंदी में निबंध, लेख, टिप्पणियां बराबर लिखी। वे द्विवेदी युग के एक प्रमुख निबंधकार और बहुमान्य विद्वान थे। किस युग के बच्चों? द्विवेदी युग के। इसको याद रखिएगा, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, आप लोग नाम सुने होंगे। ऐसा माना जाता है कि जिन्हें 2 वेदों का ज्ञान हो तो द्विवेदी लगता है। अब उनके पूर्वज ज्ञाता हो या लेखक या रचनाकार खुद ज्ञाता हो तो उनके नामों में द्विवेदी। अगर 3 वेदों का ज्ञाता है तो त्रिवेदी, अगर 4 वेदों के ज्ञाता है तो चतुर्वेदी जो है जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे कहता है कि द्विवेदी युग के जो है ये प्रमुख निबंधकार और बहुमान्य विद्वान थे। गूढ़ और विदग्ध, गूढ़ यानी रहस्यपूर्ण, कहते हैं कि गूढ़ और विदग्ध हास परिहास तथा व्यंग से परिपूर्ण अपनी कलात्मक भाषा शैली को देखते हुए वे अपने समय से बहुत आगे दिखाई पड़ते हैं। वस्तुतः वे अपने युग के अत्यंत प्रतिभाशाली और समर्थ लेखक थे। अब समर्थ लेखक क्या थे बच्चों? ये तो आप कहानी पढ़ेंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि समर्थ लेखक वास्तव में थे कि नहीं। इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है, जो आप पढ़ेंगे तो जो खत्म होता जाता है उतना ही इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है। तो देखिए, कहता है कि गुलेरी जी ने कुल 3 ही कहानियां लिखी। कितनी? कुल 3 ही कहानियां लिखी थी और उन्हीं के बल पर कहानीकार के रूप में हिंदी में अमर हो गए। यानी 3 कहानियां उन्होंने लिखी और 3 कहानियों से ये फेमस हो गए। ठीक है, गुलेरी जी फेमस हो गए। कहता है उनकी कहानियां विषय वस्तु, भाषा शैली और शिल्प के कारण अपने समय से बहुत आगे की रचनाएं प्रतीत होती है और हिंदी कहानी के विकास में इनका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ा है। संस्कृत का इतना बड़ा पंडित और शास्त्र निष्णात, ठीक है, शास्त्र निष्णात, गंभीर प्रकृति का विद्वान ऐसी सर्जनात्मक भाषा शैली में कल्पना और यथार्थ के ऐसे संतुलित संधान के साथ आधुनिक कथ्यों वाली ये कहानियां लिख सका।
ठीक है। यह सचमुच चमत्कृत कर देने वाली, आश्चर्य से भर देने वाली रचनात्मक घटना है कि ऐसा कहीं हो कि 3 कहानियां लिखी और बस उतने में ही इनको प्रसिद्धि मिल जाए। यहाँ तो लोग कितना रचते हैं, कितना लिखते हैं, फिर भी ज्यों का त्यों रह जाते हैं। लेकिन 3 कहानियों में ही इनको जो है इतनी प्रसिद्धि मिल गई, तो ये कोई छोटी बात नहीं हो सकती है बच्चों। ठीक है। अब आगे कहता है कि ये कहानियां अपनी भाषा, शैली, शिल्प को लेकर आज भी उतनी ही तरोताजा और रचनात्मक कौतुक सरीखी प्रतीत होती है। आगे कहते हैं कि कौतुक का अभिप्राय कतई यह नहीं कि इनकी विषय वस्तु या कथ्य कम महत्वपूर्ण अथवा अगंभीर है। ठीक है। कहते हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि कौतुक का अभिप्राय कतई यह नहीं कि इनकी विषय वस्तु या कथ्य कम महत्वपूर्ण अथवा अगंभीर है। ठीक है। कहते हैं कि सच्चाई इसके विपरीत है, इनकी विषय वस्तु और कथ्य अधिक गंभीर है। ठीक है। अधिक गंभीर, महत्वपूर्ण तथा समय से आगे के हैं। यानी जिन समय में इन्होंने रचना किया था, उस समय में इतने प्रकांड विद्वान का होना एक आश्चर्यजनक जो है बात थी, एक आश्चर्यजनक घटना थी कि ये इन्होंने रचना इस प्रकार से किया कि मात्र 3 कहानियों के लेखन में ही इन्हें जो है विश्व प्रसिद्धि, इन्हें जो है बहुत बड़ी प्रसिद्धि हासिल हुई थी। तो कहता है कि महत्वपूर्ण तथा समय से आगे के जो है इनकी रचनाएं हैं। यहाँ प्रस्तुत कहानी उसने कहा था, देख लीजिए बच्चों, उसने कहा था। यहाँ सर्वनाम से शीर्षक का जो है शुरुआत हुआ है, उसने कहा था। यहाँ संज्ञा किसी का नाम नहीं है, बस दिया है उसने कहा था। अब किसने क्या कहा था ये तो आप कहानी पढ़ेंगे तब पता चलेगा। कहता है कि उनकी जो है अमर रचना है, यानी गुलेरी जी की रचनाओं में 3 कहानियों में ये जो कहानी है ना, उसने कहा था ये अमर रचना है। यह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। क्वेश्चन आ सकता है कि गुलेरी जी की ऐसी कौन सी रचना है जो मील का पत्थर जो है मानी जाती है। ठीक है। तो 2-3 जो है आपको कहानी का 2-3-4 कहानी का नाम देगा, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि मील का पत्थर जो है, इनकी कहानियों में मील का पत्थर जो है मानी जाने वाली रचना कौन सी है, उसने कहा था। आगे कहता है यह एक कालजयी रचना है। प्रसिद्ध फिल्मकार विमल राय ने इस कहानी पर फिल्म भी बनाई। देख लीजिए, इस कहानी पर फिल्म निर्माण भी हो चुका है, फिल्म भी बनाया है। किसने बनाया है? तो विमल राय ने। याद रखिएगा कि उसने कहा था, कहानी पर किसने फिल्म बनाया था? विमल राय ने। और कहते हैं कि इसके अनेक नाट्य रूपांतर हो चुके हैं। शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति, शुद्ध प्रेम, सच्चा प्रेम, बिल्कुल राधा श्री कृष्ण की तरह, बिल्कुल श्री कृष्ण भगवान और माँ राधा की तरह। कहता है शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति और उसकी स्वाभाविक उत्सर्गमय अभिव्यक्ति इस कहानी का कथ्य है कि वास्तव में शुद्ध प्रेम, सच्चा प्रेम होता क्या है। आजकल के प्रेम नहीं, कि प्रेम की तरह नहीं कि चलो भाई मेरा नहीं हुआ तो एसिड से मुंह जला डालो, अगर मेरी नहीं हुई तो चलो भाई उसको बदनाम कर डालो, ये नहीं। यानी प्रेम, सच्चा प्रेम तो वो होता है जो निस्वार्थ हो, पूर्ण रूप से निस्वार्थ, किसी प्रकार का जिसमें स्वार्थ ना हो, जिसमें एक दूसरे के लिए सम्मान का, मान मर्यादा, प्रतिष्ठा का भाव हो। यही होता है सच्चा प्रेम, जिसमें किसी प्रकार का चतुराई ना हो, किसी प्रकार का जिसमें लोभ ना हो, किसी प्रकार का जिसमें स्वार्थ ना हो, पूर्ण रूप से निस्वार्थ हो। तो इस कहानी में भी आप यही देखेंगे कि किस प्रकार एक तरफा प्रेम जो है, निस्वार्थ प्रेम जो है, किस चरम सीमा तक जो है अपने कर्म भूमि में डट कर कर्म करते हुए धर्म का भी निर्वहन करता है। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कर्म करते करते धर्म का भी जो है निर्वहन करता है। कहता है कि कहानी अमृतसर के भीड़ बड़े बाजार में शुरू होती है, जहां 12 वर्ष का लड़का, कितने वर्ष का? 12 वर्ष का लड़का लहना सिंह जिसका नाम है, कहता है 8 वर्ष की एक लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है। यानी एक लड़की रहती है जो तांगे के नीचे से आते आते जो है मतलब गिर सकती थी, तो उसको जो है कौन बचाता है? ये 12 वर्ष का लड़का, जिसका नाम क्या था? लहना सिंह। कहता है कि लड़का लड़की को यह पूछते हुए छेड़ता है कि तेरी कुड़माई, यानी कुड़वाई मतलब हो गया आपको मंगनी यानी सगाई, ठीक है, हो गई। लड़की धत कहकर भाग जाती है। एक दिन वह धत कहकर भागने की बजाय कहती है हाँ कल हो गई। मतलब बार बार वो लड़का उसको चिढ़ाता है कह के कि तेरी कुड़माई हो गई। तो एक दिन ये गुस्से में या जिस भाव से बोली हो तो वो कहती है हाँ कल हो गई। देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाला सालू
लहना सिंह हतप्रभ रह जाता है। इसके बाद लहना सिंह से भेंट प्रथम विश्व युद्ध, यानी इस कहानी में प्रथम विश्व युद्ध का जो है वर्णन है। प्रथम विश्व युद्ध जो है बच्चों कब हुई थी, कब हुआ था, बताइए फटाफट। प्रथम विश्व युद्ध जो है कब हुआ था बताइए। 1914 ईस्वी में, जो चला था कब तक, 1914 से 1918 ईस्वी तक। तो इस कहानी की पृष्ठभूमि आपको प्रथम विश्व युद्ध की ही है, जो 1914-1918 ईस्वी तक की। ठीक है, तो कहता है प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर होती है। फिर दोबारा जो है ना, लहना सिंह की भेंट इस लड़की से प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर होती है। वह याद करता है कि छुट्टी के बाद घर से लाम पर जाते समय वह सूबेदार हजारा सिंह के घर गया था। ठीक है, कहता वहां सूबेदारनी ने उसे एकांत में बुलाकर कहा था कि मेरे पति और मेरे बेटे बोधा का ख्याल रखना। किसने कहा था, सूबेदारनी लहना सिंह से कहा था। ये वही 12 वर्ष का बच्चा है और ये सूबेदारनी वही 8 वर्षीय लड़की है जिसको लहना सिंह बचपन में छेड़ा करता था कि तेरी कुरमाई हो गई। देख लीजिए किस्मत, और देख लीजिए कि भाव कितने अच्छे हैं और दोनों का भाग इस कहानी में किस तरह मिलता है। भाग चक्र जो है दोनों को किस राह पर, किस मोड़ पे मिलवाता है कहानी में, वास्तव में नहीं। वास्तव में भी ऐसा होता होगा, कई जगह ऐसी घटनाएं होती है। तो देख लीजिए, कहता है कि मेरे, वो लड़की कहती है, मतलब सूबेदार की जो पत्नी है वो कहती है एकांत में बुलाकर कि मेरे पति और बेटे बोधा का ख्याल रखना। यह सूबेदारनी बचपन में अमृतसर में मिली वही लड़की थी जिसको उसने तांगे के नीचे आने से बचाया था लहना ने। तो कहता है लहना सिंह सूबेदारनी के प्यार की उस किरण को दुनिया से बचाकर, यहाँ तो ऐसा होता है कि मेरी नहीं हुई तो चलो भाई इसको बदनाम कर देते हैं, चलो भाई एसिड से चेहरा जला डालते हैं, चलो भाई इसको कहीं का नहीं छोड़ते हैं, यहाँ ये होता है। लेकिन देख लीजिए वास्तव में सच्चा प्रेम होता क्या है कि उस एक तरफा प्रेम को, सूबेदारनी के प्यार की उस किरण को दुनिया से बचाकर अपने हृदय में संजोए रहा। लहना सिंह बचपन से संजोए रहा और युद्ध में अपने प्राणों की बलि देकर भी हजारा सिंह और बोधा सिंह, हजारा सिंह यानी सूबेदारनी का जो है पति और बोधा सिंह यानी उसका पुत्र, ठीक है, उसकी रक्षा की कहानी की घटनाओं में स्वाभाविक नाटकीयता है जो मन पर अपने उत्कर्ष की ओर संचरण करती हुई गतिशीलता, ठीक है, के कारण जबरदस्त असर डालती है। इस तरह प्रभावान्वित, ठीक है, प्रभावान्विति जो कहानी का प्राण मानी जाती है, उसका अद्भुत रचाव है। वातावरण की सृष्टि करने में लेखक को अपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। आरंभ से ही एक कुतूहल पाठक को अपने प्रभाव में बांध लेता है और कहानी को जो है उत्कर्ष बिंदु पर पहुंचाकर ही विराम लेता है, किंतु तब कहानी का प्रभाव मन में गूंजता रह जाता है। अब तो आप लोगों को भी मन में उत्सुकता जो है हो रही होगी कि आखिर कहानी है क्या, कहानी में ऐसा क्या हो गया कि लहना सिंह को जो है अपने प्राण गंवाने पड़े, ऐसा क्या हो गया जो दोनों बिछड़ गए। तो जब आप कहानी पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। तो टेंशन मत लीजिए, कहानी भी पढ़ाएंगे बहुत जल्द, पहले परिचय जान लीजिए। कहता है कि उसने कहा था मैं पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा, ठीक है, कहते हैं कि सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। घटना इसकी ऐसी है जैसी बराबर हुआ करती है, यानी जैसी बार बार हुआ करती है ऐसी घटना है, जैसे लगता है कि सच में कोई घटना घटित हुई है, जबकि काल्पनिक कहानी है, ठीक है, लगता है सच में घटित हुई है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेमी की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना की विभत्स विवृति नहीं है जो आजकल होते हैं, यानी ऐसी बातें नहीं है, यानी पूर्ण रूप से पवित्र, साफ सुथरा, निस्वार्थ प्रेम इसमें दिखाया गया है। कहता है कि सुरुचि के सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता, इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्ष
अपेक्षा नहीं। यानी इसकी एक एक घटनाएं ही बोल रही है, इस कहानी की घटनाएं ही ऐसी है जो बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। ये कौन कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि इनकी कहानी में कोई पात्र क्या बोलेगा, इनकी तो एक एक घटनाएं ही बोल रही है, तो पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। तो मुझे विश्वास है कि परिचय आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अंत में ये कहूंगी कि समझ गए तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि क्या समझ में आया, कितना समझे और क्या नहीं समझे। और अंत में कहूंगी कि चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है, इतना बढ़िया चैप्टर है, इतना अच्छा कहानी है, जो आप पढ़ेंगे तो दंग रह जाएंगे कि क्या सच में वास्तव में ऐसा हो सकता है, यानी ऐसी कहानी है। तो आप फटाफट मेरे चैनल जीटीटी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला वीडियो यानी उसने कहा था कहानी में जब लेकर आऊंगी तो सबसे पहले आप लोगों को प्राप्त होगा। और आप लोग भी मैंने जो परिचय पढ़ाया उसको फिर से आप क्या करेंगे, घर पे जाके रिवीजन करेंगे, ताकि एक एक घटना, एक एक जो है कहानी, इनकी रचनाएं सारी की सारी आपको याद रहेगी। यानी कहने का तात्पर्य कि आप एक बार जो पढ़ते हैं माइंड में तो फिट होता है, दोबारा पढ़ेंगे तो और बढ़िया से रिवीजन होता है। तो जो चीज़ पढ़ते हैं, समय नज़दीक है, एग्जाम आने वाला है, तो आप लोग को मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस इतना कहूँगी कि बार बार रिवीजन करके पढ़िए। चलिए मिलती हूँ अगले क्लास में, अगले वीडियो में, अगला यानी यही पार्ट लेकर के। धन्यवाद।